जरा सोचिए, आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या याद करें, क्या कहें? ये एक बड़ा गहरा सवाल है ना? बिल्कुल, और यही सवाल स्टीफन आर कवी अपनी मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के जरिए हमसे पूछते हैं। आज हमारे पास इसी किताब के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि सच्ची प्रभावशीलता, मतलब जो असली असर है, वो आखिर आता कहाँ से है। हाँ, ये किताब तो मतलब लाखों लोगों के लिए एक तरह से गाइड बन चुकी है। पर आज हम सिर्फ वो 7 आदतें गिनेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोवी के बताने के अंदाज, उनकी कहानियों पर गौर करेंगे, क्योंकि वही इन सिद्धांतों को जिंदा कर देती हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि चरित्र, सिद्धांत और कहानियों के जरिए कोवी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं उस बुनियादी फर्क से जो कवि बताते हैं, कैरेक्टर एथिक बनाम पर्सनैलिटी एथिक। और ये उनके अपने अनुभव से निकला है, जो बहुत दिलचस्प है। वो अपने बेटे के बेसबॉल वाले संघर्ष की कहानी बताते हैं ना, कि बेटा अच्छा खेलना चाहता था पर खेल नहीं पा रहा था, और कोवी और उनकी पत्नी ने हर नुस्खा आजमाया, तारीफें, तकनीकें, दूसरों से बचाव। हाँ, मतलब वो सारी चीजें जो पर्सनालिटी एथिक का हिस्सा थीं। बाहरी बर्ताव, छवि सुधारने की कोशिश, टेक्निक्स। पर नतीजा सिफर, कुछ नहीं बदला। और यही कोवी को एहसास हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सफलता साहित्य पढ़ा और पाया कि पिछले कई दशकों से, करीब 50 साल से, ज्यादातर साहित्य इसी पर्सनालिटी एथिक पर टिका था। अच्छा, मतलब सिर्फ बाहरी चीजों पर जोर। हाँ, जल्दी कामयाब होने के नुस्खे, पॉजिटिव थिंकिंग की तकनीकें, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं। जबकि उससे पहले का साहित्य वो कैरेक्टर एथिक पर जोर देता था। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, धैर्य, न्याय, ये अंदरूनी गुण। तो फिर उन्होंने अपने बेटे के मामले में क्या किया? रास्ता बदला? बिल्कुल, तकनीक सिखाने के बजाय उन्होंने अपने अंदर झांका। अपने इरादे क्या हैं? हम बेटे को कैसे देखते हैं? क्या हम उसकी तुलना दूसरों से कर रहे हैं? उन्होंने बेटे को उसकी यूनिकनेस के साथ बिना किसी शर्त के देखना शुरू किया। ये अंदरूनी बदलाव था, कैरेक्टर एथिक वाला। मतलब फोकस बाहर से हटाकर अंदर ले आए। एग्जैक्टली। और इसका असर कमाल का हुआ। जैसे ही माता पिता का नजरिया बदला, उनके अंदर का इरादा बदला, बेटे का आत्मविश्वास लौटा और वो खुद ब खुद बेहतर खेलने लगा। ये कहानी दिखाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तकनीकें तभी काम करती हैं जब नींव, मतलब कैरेक्टर, मजबूत हो। ये अंदर से बाहर वाली बात, ये मुझे कोवी के पैराडाइम या नजरिए वाले आइडिया की याद दिलाती है। वो कहते हैं ना कि हम दुनिया को नक्शों के जरिए देखते हैं। हाँ, पैराडाइम्स, हमारे मानसिक नक्शे। पर क्या हो अगर नक्शा ही गलत हो? जैसे आप शिकागो जाने के लिए डिट्रॉइट का नक्शा इस्तेमाल कर रहे हो, आप कितनी भी मेहनत कर लें, पहुंचेंगे नहीं। बिल्कुल सही। और हमारे दिमाग में दो तरह के नक्शे होते हैं। एक तो चीजें जैसी हैं, मतलब वास्तविकता का नक्शा, और दूसरा चीजें जैसी होनी चाहिए, यानी हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत। और हम अक्सर इन नक्शों को ही सच मान लेते हैं, बिना ये जांचे कि ये कितने सही हैं। वो बूढ़ी औरत जवान औरत वाली तस्वीर, वो इसका क्लासिक उदाहरण है ना। एक ही तस्वीर, दो लोग बिल्कुल अलग अलग चीजें देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी कंडीशनिंग, उनका पिछला अनुभव अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी धारणाएं कितनी ताकतवर हैं। वो कोवी का मशहूर कोट है ना, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। और जब इन नक्शों में, इन पैराडाइम्स में बदलाव आता है, तो उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। इसकी ताकत कोवी की वो सबवे वाली कहानी में दिखती है। आपको याद है? हाँ हाँ, एक पिता अपने शोर मचाते बच्चों के साथ चुपचाप बैठा है, और सब यात्री इंक्लूडिंग कोवी बहुत परेशान हो रहे हैं कि ये कैसा बाप है, बच्चों को संभालता क्यों नहीं। और कोवी हिम्मत करके उस आदमी को टोकते हैं, और वो आदमी जो जवाब देता है वो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, हाँ, शायद मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटे भर पहले इनकी मां गुजरी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद इन्हें भी नहीं। उफ, एक पल में सारी चिढ़, सारा गुस्सा गायब, सहानुभूति आ जाती है। एक सेकंड में एक जानकारी ने पूरा नजरिया पलट दिया। यही पैराडाइम शिफ्ट है। इसीलिए कोवी जोर देते हैं कि हमें सिद्धांत केंद्रित नजरिया अपनाने चाहिए, प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम्स। ऐसे नक्शे जो ईमानदारी, न्याय, विकास जैसे सार्वभौमिक अटल सिद्धांतों पर आधारित हों। ये नक्शे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। सिद्धांतों पर आधारित प्रभावशीलता का एक और बड़ा मजेदार पहलू है पीपीसी संतुलन। इसके लिए कोवी ईसॉप की वो सोने का अंडा देने वाली हंस की कहानी सुनाते हैं। हाँ, वो क्लासिक कहानी। किसान रोज सोने का अंडा पाकर अमीर तो हो जाता है, पर उसके अंदर लालच बढ़ता जाता है। उसे लगता है कि अगर हंस के पेट में सारे अंडे हैं, तो क्यों ना हंस को ही काट दूं और सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। और वो यही करता है। नतीजा,
ना हंस बचती है ना अंडे मिलते हैं। यहाँ पे है प्रोडक्शन यानी सोने के अंडे, और पीसी है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी वो हंस जो अंडे दे सकती है। अच्छा, पी मतलब जो हमें मिल रहा है और पीसी मतलब वो चीज जिससे वो मिल रहा है। बिल्कुल। सच्ची प्रभावशीलता इन दोनों के बीच संतुलन साधने में है। आप सिर्फ पी पर फोकस करेंगे तो पीसी को नजरअंदाज कर देंगे और आखिर में पी भी खत्म हो जाएगा। ये सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। आपकी सेहत पीसी और आपका काम करने की क्षमता पी, आपकी कार पीसी और उसका चलना पी, आपका पैसा पीसी और उससे मिलने वाला ब्याज पी, और सबसे जरूरी आपके रिश्ते पीसी और उनसे मिलने वाली खुशी या सहयोग पी। ये संतुलन साधना आज की तुरंत फल पाव वाली संस्कृति के बिल्कुल विपरीत लगता है ना? जहां हम अक्सर भविष्य की क्षमता पीसी को वर्तमान लाभ पी के लिए कुर्बान कर देते हैं। बिल्कुल, रिश्तों में ये बहुत साफ दिखता है। कोवी अपनी बेटी के साथ रिश्ते का उदाहरण देते हैं कि सिर्फ बेटी से अपनी बात मनवाना काफी नहीं है, रिश्ते को मजबूत करना, उसमें निवेश करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो बताते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ स्टार वॉर्स देखने गए जबकि उन्हें वो फिल्म उबाऊ लगती थी। हाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं देखी, उन्होंने बेटी के नजरिए से उसकी खुशी के लिए उस अनुभव को जीने की कोशिश की। ये पीसी में निवेश था, रिश्ते को पोषित करना। जब पीसी मजबूत होता है तो पी अपने आप बेहतर होता है। ये बहुत अहम बात है। इन बुनियादी विचारों कैरेक्टर एथिक, पैराडाइम, पीपीसी बैलेंस के बाद कोवी हमें 7 आदतों की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा विकास एक क्रम में होता है। हाँ, मैच्योरिटी कंटिन्यूअम। हम निर्भरता से शुरू करते हैं, जहां हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। फिर हम स्वतंत्रता हासिल करते हैं, जहां हम खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। और आखिर में हम परस्पर निर्भरता तक पहुंचते हैं, जहां हम समझते हैं कि मिलकर काम करने से ज्यादा हासिल होता है। और पहली 3 आदतें हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। इन्हें कोवी आत्मविजय कहते हैं। बिल्कुल। और पहली आदत है प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। इसकी जान है विक्टर फ्रैंकल की कहानी। ओ हाँ, वो मनोचिकित्सक जो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में थे। हाँ, उन भयावह अमानवीय परिस्थितियों के बीच भी फ्रैंकल ने महसूस किया कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उनके शरीर पर कब्जा हो सकता है, लेकिन उनके मन पर, उनकी प्रतिक्रिया पर नहीं। उत्तेजना स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच हमेशा एक चुनाव करने की जगह होती है, एक आज़ादी होती है। वाह, मतलब हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों के उत्पाद नहीं हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। बिल्कुल। इसका असर हमारी भाषा में भी दिखता है। प्रतिक्रियात्मक लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये करना पड़ता है, अगर ऐसा होता तो। जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं विकल्प देखता हूं, मैं ये करना चुनता हूं, मैं कर सकता हूं। और वो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला कॉन्सेप्ट भी इसी से जुड़ा है ना? हाँ, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का क्षेत्र, में वो सारी चीजें आती हैं जिनकी हमें परवाह है, पर जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों का व्यवहार। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का क्षेत्र, में वो चीजें हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर बदल सकते हैं। हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे स्किल्स। तो प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? अपने प्रभाव क्षेत्र पर। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र पर फोकस करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि सिर्फ चिंता के क्षेत्र पर फोकस करने से प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ता है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक बात है। अब दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये हमें वापस उसी अंतिम संस्कार वाले सवाल पर ले जाती है। हाँ बिल्कुल, ये आदत है मानसिक रचना की। कोई भी चीज हकीकत में बनने सेकंड क्रिएशन से पहले हमारे दिमाग में बनती है। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट बनता है। तो ये जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाने की आदत है? एक तरह से हाँ। ये व्यक्तिगत नेतृत्व, पर्सनल लीडरशिप की आदत है। ये सवाल पूछने की आदत है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या ये वही मंजिल है जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ? क्या मेरी सफलता की सीढ़ी सही दीवार पर टिकी है? इसके लिए कोवी क्या करने को कहते हैं? वो व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने पर जोर देते हैं। ये हमारे जीवन का एक तरह का संविधान है, जो हमारे सबसे गहरे मूल्यों, हमारे सिद्धांतों और हमारे लक्ष्यों को साफ तौर पर बयान करता है। ये तय करता है कि हमारे लिए अंत क्या है। ये हमें दिशा देता है, खासतौर पर जब मुश्किल फैसले लेने हों। मतलब अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करना।
और फिर तीसरी आदत आती है, पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, ये पहली दो आदतों को अमल में लाने की आदत है। अगर आदत 1 कहती है आप ड्राइवर हैं, आदत 2 कहती है मंजिल तय करें, तो आदत 3 कहती है गाड़ी चलाएं। ये व्यक्तिगत प्रबंधन है। इसमें इच्छा शक्ति और अनुशासन की जरूरत होती है। जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बहुत बहुत मददगार है। वो समय को 2 पैमानों पर देखते हैं, जरूरी, अर्जेंट और महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। इससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। हाँ, क्वाड्रेंट 1 जरूरी और महत्वपूर्ण, जैसे कोई संकट, डेडलाइन। क्वाड्रेंट 3 जरूरी पर गैर महत्वपूर्ण, जैसे गैर जरूरी फोन कॉल्स, कुछ ईमेल्स, रुकावटें। क्वाड्रेंट 4 ना जरूरी ना महत्वपूर्ण, टाइम वेस्ट करने वाली चीजें। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में ही फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत बिजी हैं क्योंकि वो लगातार जरूरी कामों में लगे रहते हैं। लेकिन असली प्रभावशीलता आती है क्वाड्रेंट 2 से। क्वाड्रेंट 2 महत्वपूर्ण पर गैर जरूरी। इसमें क्या आता है? इसमें वो चीजें आती हैं जो हमारी प्रभावशीलता बढ़ाती हैं, लेकिन जिनकी कोई तत्काल डेडलाइन नहीं होती, जैसे रिश्ते बनाना, लंबी अवधि की योजना बनाना, व्यायाम करना, नई स्किल सीखना, तैयारी करना, अपनी आरी तेज करना, जो 7वीं आदत है। ये रोकथाम, प्रिवेंशन और अवसर निर्माण, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन का क्वाड्रेंट है। तो ये आदत कहती है कि हमें जानबूझकर क्वाड्रेंट 2 गतिविधियों के लिए समय निकालना होगा, और इसके लिए शायद क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को ना कहना सीखना होगा। बिल्कुल। प्रोएक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं। वो संकट आने का इंतजार नहीं करते, वो पहले से तैयारी करते हैं। वो रिश्तों में निवेश करते हैं, वो सीखते रहते हैं। और इसी आदत में कोवी स्टुअर्डशिप डेलीगेशन की बात भी करते हैं। अच्छा, वो क्या है? डेलीगेशन यानी काम सौंपना। स्टुअर्डशिप डेलीगेशन का मतलब है कि जब आप किसी को काम सौंपें तो उसे सिर्फ तरीका ना बताएं, बल्कि उसे मनचाहा नतीजा यानी डिजायर्ड रिजल्ट बताएं, गाइडलाइंस दें, रिसोर्स बताएं, जवाबदेही तय करें और परिणाम क्या होंगे ये बताएं। फिर उसे काम करने की आज़ादी दें। ये सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि लोगों को सशक्त बनाना है, उन पर भरोसा करना है। ये तीनों आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखना और पहली चीजें पहले करना, ये हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं, इंडिपेंडेंट। हाँ, ये प्राइवेट विक्ट्री है। लेकिन कोवी कहते हैं कि असली जिंदगी में सिर्फ इंडिपेंडेंट होना काफी नहीं है, हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होता है। इसलिए अगली मंजिल है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। और इसके लिए हैं अगली 3 आदतें, सार्वजनिक विजय की आदतें। और सार्वजनिक विजय की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी नींव है भावनात्मक बैंक खाता। ये एक रूपक है। हर रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का हो, पेरेंट बच्चे का, सहकर्मियों का, विश्वास का एक अदृश्य खाता होता है। अच्छा, जैसे बैंक अकाउंट होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हम अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने कामों से या तो इस खाते में जमा करते हैं या निकासी करते हैं। विश्वास ज्यादा होता है तो खाता भरा रहता है, कम्युनिकेशन आसान होता है, गलतियां माफ हो जाती हैं। विश्वास कम होता है तो खाता खाली होता है, हर बात पर शक होता है, रिश्ते में तनाव रहता है। तो जमा कैसे करते हैं इस अकाउंट में? कई तरीके हैं। सबसे जरूरी, व्यक्ति को सच में समझने की कोशिश करना। ये 5वीं आदत है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, वादे निभाना, अपेक्षाएं स्पष्ट करना, व्यक्तिगत ईमानदारी दिखाना, कहना वही जो करना, और जब गलती हो जाए तो ईमानदारी से माफी मांगना। ये सब विश्वास बढ़ाते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। इसी मजबूत नींव पर फिर आती है चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। हाँ, थिंक विन विन ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है। ये आपसी फायदे और आपसी सम्मान पर आधारित है। ये मानती है कि जिंदगी एक सहयोग का मैदान है, मुकाबले का अखाड़ा नहीं। कोवे बताते हैं कि 6 तरह के मानवीय संपर्क होते हैं ना? जी। पहला और सबसे अच्छा, विन विन, दोनों की जीत। दूसरा, विन लूज, मेरी जीत तुम्हारी हार, ये बहुत कॉमन है। तीसरा, लूज विन, मेरी हार तुम्हारी जीत, ये अक्सर अच्छा बनने के चक्कर में होता है पर अंदर कड़वाहट भरता है। चौथा, लूज लूज, दोनों की हार, ये दुश्मनी या बदले की भावना से होता है। पांचवा, विन, सिर्फ अपनी जीत की परवाह, दूसरे का क्या हो मतलब नहीं। और छठा, जो विन विन का एक विस्तार है, विन विन और नो डील। अगर हम दोनों के लिए फायदेमंद समाधान नहीं निकाल सकते तो हम सहमत हैं कि हम असहमत होंगे,
कोई डील नहीं करेंगे। पर विन लूज तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्कूल में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, कोर्ट में, हर जगह तो कंपटीशन है। सही बात है, हमें बचपन से ही विन लूज के लिए कंडीशन किया जाता है। लेकिन कोवी कहते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में, खासकर लंबे समय के रिश्तों में, विन विन ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। इसके लिए 2 चीजें चाहिए: साहस, अपनी बात अपनी जरूरतें रखने का, और विचारशीलता, दूसरे की बात उसकी जरूरतें समझने का। इन दोनों का बैलेंस जरूरी है। और एक और चीज चाहिए, शायद वो प्रचुरता मानसिकता। हाँ, अबंडेंस मेंटालिटी बनाम स्कैरसिटी मेंटालिटी। प्रचुरता मानसिकता ये विश्वास है कि दुनिया ने सबके लिए काफ़ी है, मौके, सफलता, खुशी। अगर आप कुछ मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए कम हो गया। जबकि कमी मानसिकता, स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोग मानते हैं कि दुनिया एक केक की तरह है, अगर आपने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो मेरे लिए छोटा ही बचेगा। विन विन सोचने के लिए प्रचुरता मानसिकता बहुत जरूरी है। ये मानसिकता बदलना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। अब 5वीं आदत पे आते हैं, जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, ये तवाज़ुन मतलब कम्युनिकेशन की कुंजी है। कोवी कहते हैं ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि वो जवाब दे सकें, समझने के लिए नहीं। वो या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो ऑप्टोमेट्रिस्ट वाला उदाहरण बड़ा सटीक है। क्या आप ऐसे आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी आंखें जांचे बिना ही आपको अपना पुराना चश्मा पहनने को दे दे, ये कहकर कि मेरे लिए ये बढ़िया काम करता है, आप भी पहन लो? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम रिश्तों में ऐसा क्यों करते हैं? बिना दूसरे की समस्या को ठीक से समझे हम अपनी सलाह, अपने समाधान क्यों थोपने लगते हैं? इसके लिए चाहिए सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, बल्कि आंखों और दिल से भी सुनना है। सामने वाले की भावनाओं को, उसके नजरिए को, उसके मतलब को समझना। और हमें अपनी कुछ आम प्रतिक्रियाओं से बचना होगा, जिन्हें कोवी आत्मकथात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। 4 हैं ये: मूल्यांकन करना, सही गलत बताना, जांचना, अपने नजरिए से सवाल पूछना, सलाह देना, तुरंत समाधान बताना, और व्याख्या करना, अपने अनुभव से मतलब निकालना। ये सब हमें दूसरे को समझने से रोकते हैं। तो सहानुभूतिपूर्ण सुनना कैसे है? इसके कई स्तर हैं। कम से कम आप सामने वाले की बात दोहरा सकते हैं, उससे बेहतर आप उसकी बात को अपने शब्दों में कह सकते हैं। और सबसे गहरा स्तर है जब आप न सिर्फ कंटेंट को बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझकर दर्शाते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि आप इस बात से बहुत निराश हैं। जब कोई महसूस करता है कि उसे वाकई समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने, आपको समझने को तैयार होता है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, समझाया जाना, अपनी बात रखना। हाँ, और उसके लिए कोवी प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी का हवाला देते हैं: ईथोस, पैथोस और लॉगोस। ईथोस मतलब आपका चरित्र, आपकी विश्वसनीयता, लोग आप पर भरोसा करते हैं या नहीं। पैथोस मतलब भावनाएं, आप दूसरे की भावनाओं से कितना जुड़ पाते हैं। और लॉगोस मतलब तर्क, आपकी बात में कितना दम है। कोवी कहते हैं कि अपनी बात रखते समय इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। पहले भरोसा बनाएं, ईथोस, फिर भावनाओं से जुड़ें, पैथोस, और तब तर्क पेश करें, लॉगोस। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा शायद। अभ्यास से आता है। और जब हम विन विन सोचते हैं, आदत 4, और सहानुभूति से सुनते हैं, आदत 5, तब हम 6ठी आदत के लिए तैयार होते हैं। तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी, ये वो जादू है जो तब होता है जब 1 + 1 मिलकर 2 नहीं बल्कि 3 या 10 या 100 हो जाते हैं। मतलब संपूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा होता है। ये तब होता है जब लोग अपने मतभेदों को, अपनी अलग अलग राय को महत्व देते हैं और मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। ये रचनात्मक सहयोग है। वो पति पत्नी वाली कहानी यहाँ फिट बैठती है ना। पति छुट्टी पर मछली पकड़ने जाना चाहता है, पत्नी अपनी बीमार माँ से मिलने। टकराव की स्थिति है। हाँ, विन लूज या कॉम्प्रोमाइज, समझौता, जिसमें दोनों थोड़ा थोड़ा हारते हैं के बजाय अगर वो एक दूसरे की गहरी जरूरतों को समझते हैं। हैबिट 5, पति को शायद आराम चाहिए, पत्नी को माँ की चिंता है, और विन विन हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैबिट 4, तो हो सकता है उन्हें कोई तीसरा बेहतर विकल्प, थर्ड अल्टरनेटिव, मिल जाए जो दोनों की जरूरतें पूरी करता हो। शायद वो माँ के पास ही कहीं छुट्टी मना ले या कुछ और। यही सिनर्जी है। मतलब मतभेदों को समस्या नहीं बल्कि एक मौका मानना। बिल्कुल, सिनर्जी की कुंजी ही यही है, मतभेदों का सम्मान करना, उन्हें महत्व देना। जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव मिलते हैं,
तभी नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। ये टीम वर्क की सबसे ऊंची अवस्था है। ये हुई 6 आदतें, 3 प्राइवेट विक्ट्री की, 3 पब्लिक विक्ट्री की। अब इन सब को बनाए रखने और लगातार बेहतर होने के लिए है 7वीं आदत, आरी तेज करें। हाँ, ये नवीनीकरण की आदत है। कहानी उस लकड़हारे की है जो बड़ी मेहनत से पेड़ काट रहा है। कोई उससे पूछता है, तुम थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? और वो जवाब देता है, मेरे पास वक्त कहाँ है, मैं काटने में बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, जबकि थोड़ी देर रुककर आरी तेज कर ले तो काम कहीं जल्दी और बेहतर हो जाएगा। ये आदत कहती है कि हमें खुद पर, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी स्वयं पर नियमित रूप से निवेश करने के लिए समय निकालना होगा, ताकि हम थक न जाएं, कुंद न हो जाएं। कोवी इसके 4 आयाम बताते हैं, है ना, खुद को नवीनीकृत करने के लिए। हाँ, 4 महत्वपूर्ण आयाम। पहला, शारीरिक, मतलब नियमित व्यायाम करना, सही पोषण लेना, पर्याप्त आराम करना, तनाव मैनेज करना। दूसरा, मानसिक, दिमाग को तेज रखना, जैसे पढ़ना, लिखना, सीखना, योजना बनाना, विजुअलाइज करना। तीसरा, सामाजिक भावनात्मक, जो हमारे रिश्तों से जुड़ा है। दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना, सिनर्जी बनाना, भावनात्मक सुरक्षा महसूस करना और देना। ये हमारे भावनात्मक बैंक खातों को भरने जैसा है। और चौथा आयाम, चौथा, आध्यात्मिक। ये हमारे जीवन के केंद्र, हमारे मूल्यों से जुड़ा है। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना, महान साहित्य या संगीत से प्रेरणा लेना, अपने मिशन स्टेटमेंट पर मनन करना। यह हमें शांति और दिशा देता है। तो ये चारों आयाम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इन चारों आयामों में नियमित रूप से, संतुलित तरीके से निवेश करना जरूरी है। ये भी एक क्वाड्रेंट 2 गतिविधि है, महत्वपूर्ण पर अक्सर नजरअंदाज होने वाली। जब हम अपनी आरी तेज रखते हैं तो हम बाकी 6 आदतों को और प्रभावी ढंग से जी पाते हैं। तो ये 7 आदतें कोई अलग-अलग नुस्खे नहीं हैं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का तरीका। ये अंदर से बाहर की ओर काम करती हैं, चरित्र से शुरू होकर रिश्तों और सहयोग तक जाती हैं। और ये एक ऊर्ध्वगामी चक्र, अपवर्ड स्पाइरल बनाती है। हम सीखते हैं, अमल करते हैं और बेहतर बनते जाते हैं। लर्न, कमिट, डू। ये हमें निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर सार्थक परस्पर निर्भरता की ओर ले जाता है। कोवी का अंतिम संदेश यही है कि सच्ची प्रभावशीलता और संतुष्टि सिद्धांतों के साथ जीने में है और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहने में है। वाकई सोचने लायक बातें हैं। इस पूरी बातचीत के बाद शायद सुनने वालों के लिए ये सवाल छोड़ना ठीक रहेगा। आज आप अपने प्रभाव के दायरे में, मतलब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, कौन सा एक छोटा प्रोएक्टिव कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक के अनुरूप हो? या फिर आज आप किस एक रिश्ते के भावनात्मक बैंक खाते में ईमानदारी से कुछ जमा करने की कोशिश कर सकते हैं? शायद किसी को ध्यान से सुनना या कोई छोटा वादा पूरा करना। शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है, पर असर बड़ा हो सकता है। इस दिलचस्प और गहरी बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।